गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ में। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स के अंदर एक बांग्लादेश पे आर्टिकल आया है, बहुत चौंकाने वाला है। एक बार मैंने पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं आया कि क्या लिखा है भाई, क्योंकि यूरेशियन टाइम की काफ़ी प्रेस्टीज है। और जो आर्टिकल आया वो तो अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें कह रहा है जिसके बारे में कई लोगों को शक तो है, लेकिन इतनी श्योरिटी नहीं है। लेकिन इस आर्टिकल ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोली हैं। पता नहीं सच क्या है, लेकिन आर्टिकल चौंकाने वाला है। दूसरी खबर है कि रशिया जो है, चीन और भारत के साथ मिलकर जो उसका पुराना ट्रॉयका है, त्रिकोण है, उसको रिजुविनेट करना चाहता है। हर हाल में रिजुविनेट करना चाहता है। और उसका कहना है कि अमेरिका की जो दादागिरी है उसको हटाने की ज़रूरत है, और अगर नहीं हटा पाए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ये उनका कहना है। एक और खबर है कि अफ्रीका के अंदर चीन का प्रभुत्व बढ़ता चला जा रहा है। चीन का जो डोमिनेंस है बढ़ता चला जा रहा है, और कई देशों में उसकी जो माइंस हैं जो उसने खरीद ली है, बीआरआई के लिए पैसा दे रहा है। कुल मिला के 385 बिलियन डॉलर तो वो 2023 के अंत तक दे चुका था, और उसके बाद भी पैसा देता चला जा रहा है। तो दुनिया के करीब करीब 150 मुल्क इस समय चाइना के साथ सॉलिडली खड़े नजर आते हैं। और अमेरिका इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है कि ऐसा कैसा है कि अफ्रीका में अब तक मेरा होल्ड था और अब चीन का होल्ड होता जा रहा है। तो ये समाचार हम लेकर आए हैं, तो आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं तो आपका दोस्त और होस्ट हमेशा आपके साथ रहता हूँ, दिनेश केवरा। नाम तो आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी समय पहले आज रिकॉर्ड किया गया अपने प्रोग्राम को। लेकिन रोज़ की तरह आप सब लोग आते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का भरोसा होता है कि हम सही राह पर हैं और आप तक सही खबर रोज़ाना पहुंचाते हैं। पहले आज चीन ने अफ्रीका में ऐसा क्या किया है कि जिससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ी हुई है। एक्चुअली भारत की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो चाइना का डोमेन है, जो बढ़ता हुआ डोमेन है, उससे वो चिंतित ना हो। दरअसल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लेकर जो दबदबा है इस टाइम, चीन का जो बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर नई जंग छिड़ गई है। अमेरिका को लगता है कि अभी तक यूएस एड के द्वारा जो मैं उनको पैसे देता था और उनके ऊपर कंट्रोल रखता था, उनके साथ में मैं कंडीशंस लगाता था, अब वो चीज़ें नहीं रही हैं। चाइना ने उस सब के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, पैसे और ज़्यादा देके। दूसरी, चीन ने अब बीआरआई की स्कीम और दूसरी स्कीमों के जरिए बहुत सारे कंट्रीज़ में अफ्रीका के अंदर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको चाइनीज़ जो मिलिट्री वेयर्स हैं उसकी बिक्री, उसके हथियार भी दे रहा है, और अपनी जो उसकी वहाँ पे उपस्थिति है, यानी कि जो अपनी प्रेजेंस है, उसका एक्सपेंशन कर रहा है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अमेरिका का प्रभाव ऑलरेडी कम हो चुका है, क्योंकि यूएस एड उसने बंद कर दिया था, तो कोई पैसे नहीं जा रहे थे। लोगों का जो भरम था अमेरिका के प्रति वो टूट गया। अब इसने दरअसल देखा जाए तो चीन को एक मौका दिया। यूएस एड गया तो वैक्यूम मिल गया। भारत के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो उन देशों में इतना इन्वेस्ट कर सके या लोन दे सके, लेकिन चीन ने मौका ताड़ा और ये सब कर लिया। वैसे भी बीआरआई स्कीम के अंतर्गत, जो कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, पिछले कई सालों में चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली 385 बिलियन डॉलर तो खर्च कर दिया है। अब उसकी कई देश उसकी जो पहली जो किस्तें देनी है उस पर देने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। पैसे तो मिल गए, उन्होंने खर्च कर दिए, खर्च तो कर दिए, लेकिन अब वापस तो करने हैं। अब वापस करने के लिए चीन दबाव डाल रहा है कि पैसे वापस करो, किस्तों का टाइम आ गया आपका। लेकिन इस ढंग से वो डेट ट्रैप में कंट्रीज को ले लेता है और कंट्री कुछ कर नहीं पाते और कसमसा कर रह जाते हैं। अब कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि इवन जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे आईमेट के, वो सेम ट्रेनिंग प्रोग्राम चाइना ने कॉपी कर लिए हैं, और उसके बेसिस पे वो अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे रहा है। कमाल की बात है, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी हूबहू वो नकल करके मिलिट्री ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये जो पूरी की पूरी जो वार्निंग एक ऐसे टाइम में आई है
जहाँ पर ट्रंप प्रशासन चाहता था कि अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हों और अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन जहाँ कई यूरोपियन देशों ने उसका खून चूसा है, अफ्रीकन देशों का, अमेरिका ने भी खून चूसा है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन अब वहाँ पर जो जागृति आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, जहाँ पे जो करोड़ों अफ्रीकन हैं वो अपनी डेस्टिनी खुद बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अब चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है, जो बढ़ती हुई डोमिनेंस है, उससे दुनिया के बहुत सारे देश परेशान हैं। इंडिया भी परेशान है एक्चुअली, लेकिन इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो BRI टाइप की स्कीम्स को लागू कर सके। चाइना के पास तो बहुत बड़ा कुशन है, करीब करीब $3,200 बिलियन का उसका भंडार है। इंडिया के पास करीब $690 बिलियन का भंडार है फॉरेन एक्सचेंज का। तो अफ्रीका के ऊपर जो उन्होंने डोरे डाले हैं, वो उसकी एक सीधा साधा रीज़न ये है कि वहाँ से जो मिनरल्स मिलते हैं, आज की डेट में जो सारी जो लड़ाई है, जंग जो है मिनरल की सारी जंग है कि कहाँ से कौन से मिनरल्स बन सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कॉपर के मिनरल्स हैं, या कोई और मिनरल्स हो सकते हैं। तो मिनरल वेल्थ इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ बन गई है और हर जगह उसी का एक्सप्लॉयटेशन इस समय चल रहा है। अब ख़ास तौर से चाइना ने और प्रॉमिस कर दिया है, ख़ास तौर से ये अफ्रीका के अंदर, कि मैं आपकी और ज़्यादा मदद करने जा रहा हूँ। तो उससे और ज़्यादा खौफ अमेरिका के अंदर आ गया है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अमेरिका का वहाँ पे वैक्यूम पैदा करना और फिर पहले US एड को विड्रॉ करना एक वैक्यूम के द्वारा, उस वैक्यूम को चाइना के द्वारा फिलअप किए जाना, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल चाइना का जो शिकंजा है वो लैटिन अमेरिका में तो पहले ही कसा जा चुका था, एशियन देशों में भी कसा जा चुका था, और अफ्रीका के देशों में भी उसका शिकंजा जो है वो पूरी तरह से कसा जा चुका है। अमेरिका के एक खबर पर आते हैं कि वहाँ पर लॉस एंजलिस में बहुत सारे प्रदर्शन हुए और हिंसक हो गए, वायलेंट हो गए, और ट्रंप प्रशासन ने उन प्रदर्शनों को, उन सारे एजिटेशंस जो थे सड़कों पर हो रहे थे, उसको दबाने के लिए, क्रश करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। अब ये मतलब अजीब सी कहानी है, नेशनल गार्ड्स को कभी ऐसे तैनात किया नहीं जाता, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि हम अपने जो US मरीन्स हैं, हम उनको भी यहाँ पर लाएंगे। अब US मरीन्स का क्या काम है, वो तो कमांडोज हैं, वो तो बाहर दूसरे मुल्कों के खिलाफ जब जंग होती है वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन जिस ढंग से इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो छापेमारी हो रही है और जो कस्टम्स के जो रूल्स बनाए जा रहे हैं नए नए, और ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से ये जो एजिटेशन से इनको हैंडल किया है, उसको कंडेम किया जा रहा है पूरे अमेरिका में। और मुझे लगता है कि ट्रंप जो है एक तानाशाह की तरह उसको क्रश कर देना चाहता है। यानी कि 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। अब अल्टीमेटली जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है उसने भी इसका विरोध किया कि तुम होते कौन है कि मिलिट्री गार्ड्स को, नेशनल गार्ड्स को यहाँ पर तुम तैनात कर दो। अब नेशनल गार्ड्स जो है वो एक मिलिट्री फोर्स है, इसमें जो ट्रेंड सोल्जर्स होते हैं ये पार्ट टाइम सेवाएं भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई देश में इमरजेंसी नहीं थी, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी। कोई खास परिस्थिति हो तब कहीं जाके नेशनल गार्ड्स को कंट्री में क्या कहते हैं नियुक्त किया जा सकता है, उनको तैनात किया जा सकता है। यहाँ तो तैनाती वाली कोई बात ही नहीं थी। ये तैनाती तब हो सकती जब अमेरिका के ऊपर कोई बाहर से हमला होता है, तब ये हो सकता है, या सरकार के खिलाफ वो बहुत बड़ा रेबेलियन हो जाए और सरकार पलटी जाए, तब ये हो सकता है। तो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका के अंदर अपना राज चलाने में ही समर्थ ना हो पाए, कैपेबल ना हो पाए, तो ये फिर तब हो सकता है। लेकिन इनमें से तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, तो नेशनल गार्ड्स की तो भूमिका यहाँ पे बनती नहीं थी। लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर ने बिना गवर्नर की इजाज़त के नेशनल गार्ड्स की जो पोस्टिंग की है वहाँ पर, उसे लेके गहरी आपत्ति दर्ज की है। और उनका कहना है कि ट्रंप ने कैलिफोर्निया के अंदर एक क्राइसिस पैदा किया और उसका जो स्टेट है वो नेशनल गार्ड्स की जो तैनाती है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि अमेरिका जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। यहाँ पे जो गवर्नर्स होते हैं उनका अपना राज होता है, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट होता है स्टेट का। तो वो ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका का जो बड़ा राज्य है वो प्रेसिडेंट है उसकी बात माने, ज़रूरी नहीं है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन
ट्रंप की कंडमनेशन जो है बहुत ज़्यादा है कि जिस ढंग से उसने उसको क्रश करने की कोशिश की है। तो ये खबरें निकल कर आ रही हैं। एक खबर और है कि बांग्लादेश में आने से पहले कि भारत, चीन और रूस चाहता है कि हम तीनों कंट्री एक साथ में आए और जो उनका रीजनल कोऑपरेशन है उसको दोबारा से ज़्यादा एक्टिवेट किया जाए अगर अमेरिका को बीट करना है तो। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि सारी की सारी चीन और रशिया तो एक साथ में है, लेकिन भारत उनके साथ में नहीं है और उनको डर इस बात का है कि भारत धीरे धीरे अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है। अब पुतिन को तो अमेरिका के गुस्से का कोई फर्क पड़ता नहीं, ना ही शी जिनपिंग को कोई पड़ता है। शी जिनपिंग को मालूम है कि ट्रंप के साथ कैसे डील करना है और वो बहुत टफ होकर डील करते हैं, इसलिए ट्रंप शी जिनपिंग के सामने झुकते हुए नजर आते हैं। अब चाहे यूक्रेन के साथ युद्ध विराम का प्रस्ताव हो, उसको भी पुतिन ने रिफ्यूज़ कर दिया था, ठुकरा दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पुतिन हर हाल में अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं और कर रहे हैं, यूरोप का मुकाबला कर सकते हैं और कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें इंडिया और चाइना का भी दोनों का साथ चाहिए। अब रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गी लावरोव इसी हफ्ते भारत भी आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? कोई सौदा होने जा रहा है खास तौर से हथियारों का, या कुछ एक ट्राइलेटरल कोई एक समिट होने जा रहा है? तो रूस, चीन और भारत वो इस संवाद को फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल जो मंच है काफ़ी स्ट्रांग मंच माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने हमेशा धमकियां दी कि क्वाड बना के कि इसको तोड़ दिया जाए और तोड़ने में सफल भी हो गए। खासतौर से जब ब्रिक्स करेंसी की बात हुई तो इंडिया एकदम से हट गया और वहाँ से कहने लगा कि नहीं नहीं, हमारा तो ब्रिक्स की करेंसी में कोई इरादा नहीं है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि डॉलर मजबूत बना रहे। तो भारत ने अचानक से ब्रिक्स छोड़कर अमेरिका की तरफदारी शुरू कर दी, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हो सकता था शायद भारत के ऊपर एक दबाव है कि वो ब्रिक्स ही छोड़ दे और ब्रिक्स से जो उसका समर्थन है वो भी वापस ले ले। पर क्या भारत के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ब्रिक्स को छोड़ दे? ब्रिक्स को छोड़ने का मतलब है कि सारी दुनिया को एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि भाई मुझे रशिया और चाइना की ज़रूरत नहीं है और मैं तो अमेरिका की गोद में जाकर बैठने को तैयार बैठा हूँ और एक तरह से मैं नेटो का मेंबर भी बनने को तैयार हूँ। लेकिन क्या ये चाल जो भारत की है वो कामयाब हो पाएगी? मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएगी। मेरी समझ से तो ये बिल्कुल और बिल्कुल ठीक लगता नहीं है। अब आते हैं एक आखिरी खबर के ऊपर कि बांग्लादेश में जो यूरेशियन टाइम्स का जो एक क्या कहते हैं कि जो पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया है उसके ऊपर बात करते हैं। अब आते हैं एक और खबर के ऊपर जो कि बांग्लादेश की खबर थी, जो यूरेशियन टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया है। ये तो बड़ा चौंकाने वाली न्यूज़ है यहाँ पर देखा जाए तो। इसमें आने वाले हफ्ते में कुछ बड़ी उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है, ये लिखा है आर्टिकल के अंदर लिखा है। और ये भी हो सकता है कि जुलाई के महीने में जब एक नया रिफॉर्म प्लान आने जा रहा है यूनुस का, तो हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करके खुद को बांग्लादेश का एक प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर दे। ये आर्टिकल कहता है यूरेशियन टाइम्स का। उनका आर्टिकल का कहना है कि यूनुस कई अहम ठिकाने अमेरिका को भी सौंप सकता है, जिसमें शायद सेंट मार्टिन आइलैंड की बात भी की जा रही है। और उनका कहना है कि यूनुस को ना रोका गया तो बांग्लादेश बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। इस आर्टिकल में कहा गया यूरेशियन टाइम्स में कि मोहम्मद यूनुस जुलाई में अपनी इंटरिम गवर्नमेंट को क्रांतिकारी सरकार घोषित कर देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे और उसके बाद उनके पास प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन और आर्मी चीफ जनरल वकार उर जमा को हटाने की पावर मिल जाएगी और फिर वो एक तरह से पूरे के पूरे मुखिया बन जाएंगे और एक राष्ट्रपति की तरह फिर वो काम करेंगे, ना कि सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। आर्टिकल ये कहता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जुलाई के चार्टर पर काम कर रही है और ये जुलाई का चार्टर एक किस्म से उनका एक पर्सनल कोई एजेंडा है। आर्टिकल ये भी कहता है कि मोहम्मद यूनुस को पता है कि उसके पास जनता का सपोर्ट नहीं है, यानी कि इलेक्शन होते हैं तो वो अगर वो खड़े होते तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, बीएनपी जीत जाएगी। मुकाबला अवामी लीग और बीएनपी का होगा, अगर अवामी लीग नहीं है तो फिर बीएनपी क्लीन स्वीप कर जाएगी और अवामी लीग को उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया है।
ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के साथ आईएसआई भी है और अमेरिका भी है, और वो यूनुस का इस्तेमाल बांग्लादेश के अंदर एक किस्म से पूरा कब्जा करने के लिए कर रहे हैं। तो अमेरिका की ये पूरी की पूरी जो है वो वहाँ पर चाल चली जा रही है। ये आर्टिकल अपने आप में काफ़ी एक सेंसेशनल किस्म का आर्टिकल है। मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं आया कि ये किस किस्म के आर्टिकल्स आ रहे हैं यूरेशियन टाइम्स, वो तो बड़ा पेपर है। अब यूनुस सरकार और उसके इस्लामिक समर्थनों का जो भी ये ऐसा लगता है कि जो एक एजेंडा चल रहा है वो आगे चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अप्रैल में इलेक्शन तो घोषित किए गए हैं। अब पता नहीं वो होगा नहीं होगा, भगवान जाने। मोहम्मद यूनुस की ओर से बांग्लादेश को औपचारिक तौर से इस्लामिक एक रिपब्लिक घोषित भी किया जा सकता है, ये भी लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर। मुझे नहीं मालूम कि अंदर के हालात क्या हैं वहाँ पे। और साथ में अमेरिका को सेंट मार्टिन और कुछ और जगह भी देने की बात हो रही है, जो शायद वो एग्री कर गए हैं। और लाल मोनीरहाट का जो हवाई अड्डा है वो भी शायद किसी चाइनीज़ पर्सन को या फिर अमेरिकन सपोर्ट को वो हैंड ओवर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी इसके ऊपर कुछ कह नहीं पाऊँगा कि ये आर्टिकल कितना सही है कितना गलत है। शायद मुझे लगता है कि हमें इसके ऊपर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस किस्म के आर्टिकल कोई प्लांटेड आर्टिकल भी हों जो बांग्लादेश में हो रहा है, या हो सकता है कि इस किस्म के आर्टिकल्स की कोई और वैल्यू भी हो। तो मैं भी अपनी फिंगर्स थोड़ी सी क्रॉस करके रखूँगा और देखते हैं कि मोहम्मद यूनुस क्या करना चाहते हैं। हालांकि उनके ऊपर शक शुबा बहुत सारे लोगों के हैं कि वो शायद जो सत्ता उनके पास है वो सत्ता सौंपेंगे नहीं किसी और को इतनी आसानी से, ये भी कहा जा रहा है। वक्त बताएगा क्या सच है और क्या सच नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और विदा लेता हूँ। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और इसके लिए नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग, रिसर्च बेस्ड रिपोर्टिंग को आप तक पहुंचाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। तो लेते हैं आपसे आज्ञा। शुक्रिया आपका, खुश रहिएगा। गुड नाइट।